हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी, तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर को लेके, चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिस्ट्री। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ द नेशन मूवमेंट। इट इज फ्रॉम 1870s to 1947. What all things have happened during this period? What all changes have occurred in the country? How people felt that now we want the freedom? अब उनको क्यों लगने लगा था, क्या क्या चीजें हुई इस दौरान, इससे पहले क्या क्या हुआ। बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुआ 1847 सॉरी 1870s का रिवोल्ट हुआ, उससे पहले बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए। बट आज तक किसी को इतनी बड़ी फीलिंग नहीं आई दैट वी वांट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब क्या होने जा रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें थी जो बदलती जा रही थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस था और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारी सोच पे बहुत हावी होते जा रहे थे, एंड वी वर फीलिंग कि अब नेशन किसका है, ये भारत है, ये भारत किसका है, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा नेशन है, हमारे लोगों का नेशन है, तो ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है। बट इसका फायदा कौन उठा रहा है? ब्रिटिशर्स, जो कि यहाँ के है ही नहीं, जिनकी ये कंट्री नहीं है, वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो हमारे ऊपर रूल भी कर रहे हैं, हमारे घर में आके, हमारे ही जगह पे खड़े होके दे आर रूलिंग ओवर अस एंड वी आर बिहेविंग लाइक सर्वेंट्स फॉर देम। अब टाइम आ गया था, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये कंट्री किसकी है, हमारी है। ये कंट्री फिर किसके लिए होनी चाहिए? हमारे लोगों के लिए। कलरलेस, कास्टलेस, रिलीजनलेस, हम हर चीज को पीछे छोड़ के सिर्फ अपना देश और हमारा देश के बारे में सोच रहे थे। वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट कि किसको आजादी चाहिए। हम सबको आजादी चाहिए और सबके लिए आजादी चाहिए। ये एक मिनट में या एक झटके में लोगों में फीलिंग नहीं आई थी। It took around 200 years, 100 and some, 200 नहीं कहा जा सकता। इससे पहले मुगल्स ने हम पे राज किया, उससे पहले सुल्तान्स ने हम पे राज किया। हमने इतना लंबा टाइम लिया सोचने के लिए that now we wanted the freedom from all these things and we want to rule ourselves in our own way. अब हमें अपने हिसाब से अपनी कंट्री को चलाना है, because it is our own country from whom the country is meant. हमारी कंट्री किसके लिए बनी है? हमारी कंट्री हमारे लिए बनी है, इन लोगों के लिए नहीं जो लोग इसके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें ये सोचना था कि हमें कैसे ये सारी चीजें शुरू करनी है, कैसे हमें रिवोल्ट करना है, क्या करना है। अब जैसे जैसे इनकी ज्यादा जुल्म बढ़ते जा रहे थे, लोगों में एजुटेशन बढ़ती जा रही थी, अब पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म होनी शुरू हो गई थी। फ्रॉम द 1850s से ही पॉलिटिकल एसोसिएशन बननी शुरू हो गई थी। छोटी छोटी सभाएं बनी इन लोगों ने, किसी ने कोई सभा शुरू की, किसी ने कोई सभा। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अलग अलग सभाएं बनानी शुरू हो गई थी। बट मेन एजुटेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1870s, जब आपका आर्म्स एक्ट स्टार्ट होता है। आपका इस समय पे कोई इतनी बड़ी एजुटेशन नहीं आई। Arms Act, what it states? Arms Act states that only the Britishers have the power to keep the arms with them and Indian do not have any power to keep the arms. Arms Act क्या कहता है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास पावर है, Britishers have power to keep arms. आज हम आर्म्स अपने पास रख सकते हैं, आप लोग गन रख सकते हो if you are having the license only. Till the time you do not have a license, you cannot keep it. But during the British period, during in 1878, when Arms Act came, what it stated कि कोई भी इंडियन, अगर कोई इंडियन है, इंडियन चाहे वो किसी भी ओहदे पे है, कोई भी है, वो अपने घर में, अपने पास, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी आर्म्स नहीं रख सकता। ओनली ब्रिटिशर्स ही अपने पास आर्म्स रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट आया, दैट वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट स्टेट्स दैट इफ एनीथिंग इज फाउंड that is against the Britishers, that is manipulating the image of Britishers in the front of the people or doing anything against the Britishers, anything found like this done by the press, then their property and those people will be taken by the police or
द गवर्नमेंट। अगर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या कहता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या आता है कि अगर कोई भी प्रेस, कोई भी आपकी न्यूज़पेपर छापने वाली मैगजीन छाप रही है, चाहे वो पैम्फलेट छाप रही है, किसी भी, चाहे वो किताबें ही छाप रही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रेस है, अगर वो कोई ऐसी ऐसी चीज को छापती है जो कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से गलत है, उनकी इमेज को खराब कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को वो लोग जब्त कर लेंगे और उन लोगों को प्रिजन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इन 1883 एल्बर्ट बिल किंग। एल्बर्ट बिल क्या था? ये बिल ये था कि जैसे इंडियंस की ट्रायल होती है इन द फ्रंट ऑफ होल ज्यूरी, जिसमें ब्रिटिशर भी होते हैं, इंडियन जजेस भी होते हैं, तो ऐसे ही ब्रिटिशर का भी ट्रायल किया जाएगा जिसमें इंडियंस भी होंगे और ब्रिटिशर्स भी होंगे। और इस बिल के अगेंस्ट बहुत सारे ब्रिटिशर्स खड़े हो गए थे दैट वी डू नॉट वांट टू बी ट्राइड इन द फ्रंट ऑफ एनी इंडियन जज, और एनी इंडियन जज कैन नॉट ट्राई अस, मतलब कि जो कोई भी इंडियन जज है वो हमारे लिए फैसला नहीं सुना सकता बिकॉज वी आर सुपीरियर टू द इंडियंस। इसीलिए एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट बहुत सारे ब्रिटिशर्स खड़े हुए एंड लास्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक इट बैक, जिसके कारण एजिटेशन और बढ़ गई एंड फाइनली in 1885 after this the INC was established and it had first meeting at Bombay with 72 delegates in that meeting। और यही रीजन था which forced the Indians to think कि क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट सही है, इज इट फॉर आवर फेवर। अब जो ऊपर वाले जो तबके के लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, वो भी अब इसी कैटेगरी में आने लगे थे एंड दे वर नाउ अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गए थे। नाउ अ नेशन इन मेकिंग। अब क्या बन रहा था? अब हमारी कंट्री धीरे धीरे बननी शुरू हो रही थी। अब हम एकता की तरफ बढ़ते जा रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई थी, मेल्स आ गई थी, वी स्टार्टेड लर्निंग द, हमने पहले स्कूल्स में पढ़ा कि स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम आ गया, जिसके कारण कि हमारे देश की एक ही लैंग्वेज होगी, दैट वाज द इंग्लिश, जो सब लोग जानने लगे थे। फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया इंग्लिश वाज द मोस्ट फेमस लैंग्वेज इन इंडिया। अब बॉम्बे में आईएनसी फॉर्म हुई। आईएनसी को ज्यादातर 20 ईयर्स शुरू के फ्रॉम 1885 टू 1905 तक, 1905 तक 20 साल हो गए। 20 साल तक आईएनसी को रूल किया मॉडरेट्स ने। हु वर मॉडरेट्स? मॉडरेट्स कौन लोग थे? लेट मी एक्सप्लेन इट। हमारे यहाँ पे जो आईएनसी थी वो 1885 में बनाई गई थी, जिसने फर्स्ट मीटिंग अपनी हेल्ड की थी इन द बॉम्बे। और इसी आईएनसी में टू ग्रुप्स थे, दीज वर मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। मॉडरेट्स कौन होते हैं? मॉडरेट्स वर द पीपल हु यूज्ड टू थिंक, जो लोग ये चाहते थे थोड़े बहुत फेरबदल करके हमें थोड़ी अच्छी पोस्ट दे के हमें थोड़ा सा लेजिस्लेचर में अपना हिस्सा दे दीजिए, बस वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, वी डू नॉट वांट एन इंडिपेंडेंट नेशन। दूसरे थे रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन लोग थे? Radicals were the people who were of the thought that now we want a democratic country and we do not want you to rule us and we want to throw you out of my country। रेडिकल कौन लोग थे? ये गरम दल के, इसको नरम दल कहा जाता है, इसको गरम दल। तो ये वो लोग थे जो ये सोचते थे कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें आपका रूल नहीं चाहिए, हमें अपना अलग रूल चाहिए, हमें अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, हमें अपने मौलिक सारे अधिकार चाहिए और अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो मॉडरेट्स थे इसमें आपके 20 साल आईएनसी पे रूल किया। अब रेडिकल्स भी आ गए थे। अब वो ये चाहते थे, रेडिकल्स व्हाट दे वांटेड, नाउ दे वांटेड दैट दे शुड बी इंडिपेंडेंट नेशन। आईसीएस का एग्जाम उस टाइम तक लंदन में होता था। मॉडरेट्स ने क्या कहा
कि लंदन में जो आईसीएस एग्जाम होता है, आईसीएस का एग्जाम होता था, जैसे आज यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस टाइम पे आईसीएस का एग्जाम होता था, दैट वाज हेल्ड इन द लंदन। और फर्स्ट पर्सन जो हमारी कंट्री का था जिसने आईसीएस का एग्जाम क्रैक किया था, दैट वाज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दैट वाज द रविंद्रनाथ टैगोर। फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी बुक्स, बट इट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। तो अब वो ये कह रहे थे कि आईसीएस का जो एग्जाम है इट शुड बी हेल्ड इन इंडिया। क्यों इंडिया में होना चाहिए? क्योंकि सारे इंडियंस ही तो अप्लाई कर रहे हैं, हमें भी हायर पोस्ट मिलनी चाहिए, हमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हम हमेशा नीचे वाली एरिया में वर्क नहीं करेंगे। वी वॉन्ट द फुल फ्रीडम एंड वी वॉन्ट द इक्वल राइट्स एज अदर पीपल आर हैविंग। नाउ बहुत सारे इन्होंने इकोनॉमिकल, कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज रेज किए, बहुत डिकेड्स तक वो बातें करते रहे कि रेवेन्यू डिक्रीज होना चाहिए, जो हालात हैं जो पीजेंट्स की वो इम्प्रूव तभी होंगी जब तक हम रेवेन्यू को डिक्रीज नहीं करेंगे। और इन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही कि हमें, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको उनकी, जैसे आपने ट्राइबल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के सारे राइट्स ले लिए गए थे, तो अब हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा। द वन ऑफ द रेडिकल वाज द पर्सन हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हु सेड दिस? इट वाज सेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है तुम मुझे दे दो, नहीं, स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं उसे वापस आपसे ले ही लूंगा। तो बहुत सारे लीडर्स थे ड्यूरिंग दिस पीरियड जो अगेंस्ट थे इस सोच के कि आप लोग बड़े हाथ पैर जोड़ते हो, आप बड़े प्रेज करते हो इस गवर्नमेंट की कि प्लीज प्लीज, जो प्लीज वाली आपकी थ्योरी है, दिस इज नॉट द राइट वे टू गेट द फ्रीडम। हमें अगर आजादी चाहिए, हमें अगर अपने राइट्स चाहिए, तो वी विल हैव टू फाइट इट। तो बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये आवाज उठाई थी दैट अब हमें इनसे अलग हो जाना चाहिए और हमें अपनी आजादी के लिए फाइट करना चाहिए। नाउ द एक्टिविटी स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर 1905। जैसे रेडिकल स्टार्ट खड़े हुए वैसे ही अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिवाइड द बंगाल इनटू टू पार्ट्स। ईस्ट बंगाल, जिसको आज आप क्या जानते हो? बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल तो आज भी वेस्ट बंगाल है, बट वेस्ट बंगाल के साथ आपका बिहार का कुछ एरिया आ जाता है, उड़ीसा, ओडिशा। ईस्ट बंगाल के साथ आपका इसमें असम आ जाता है, बांग्लादेश के साथ असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज कुछ आ जाते हैं जो आपकी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। क्यों डिवीजन किया गया? कर्जन सेड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर सच अ वास्ट एरिया, इट इज सच अ बिग प्रिंसली स्टेट एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर इट, सो आई वांट द डिवीजन। इन्होंने क्या कहा कि बहुत बड़ा एरिया है, इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट वाज द रियल रीजन? They wanted to divide the unity of Bengal. बंगाल की यूनिटी को वो डिवाइड करना चाहते थे, टू पार्ट्स में करना चाहते, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग करके
हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी, उन्होंने पूरा 2 पार्ट्स में कर दिया। सो जब वो दोनों इकट्ठे ही नहीं आएंगे, उनके बीच में जब क्लैशेस ही रहेंगे, जब 2 लोग मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो हम जितने मर्जी क्लैशेस अराइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिवीजन हो गया, नाउ इट इज डन। अब पार्टीशन के बाद इन्होंने क्या किया, अब इन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा भर गया और लोगों ने कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे और रेडिकल्स थे वो उन्होंने अपोज करना शुरू किया इस डिवीजन को। अब ये डिवीजन लार्ज पब्लिक मीटिंग्स होनी शुरू हो गई और लोगों ने और भी मेथड्स अपनाने शुरू किए, जैसे धरने देने शुरू किए, लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट करनी शुरू की, बॉन फायर, लोगों ने कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया, जितने भी ब्रिटिशर्स के कपड़े थे वो सब इकट्ठे करके उन्होंने जलाने शुरू किए। ये सारी चीजें उन लोगों ने स्टार्ट कर दी आफ्टर द डिवीजन। और कई जगहों पे इसको स्वदेशी मूवमेंट कहा गया और कई जगहों पे इसको नेशनल मूवमेंट भी कहा गया। इस एरियाज को वंदे मातरम मूवमेंट, आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाने लगा। अब इस मूवमेंट से क्या हुआ, अब ये लोग ब्रिटिशर्स बहुत डर गए एंड फाइनली दे हैड टू मेक दैट बंगाल विल बी यूनाइटेड अगेन। अब इनको डिसीजन फाइनली देना पड़ा कि बंगाल को दोबारा से एक कर दिया जाएगा, अब ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड नहीं रहेगा। और लीग ने डिसाइड किया कि अब क्या होगा, अब होगी वोटिंग। अभी हमारा डिवीजन हो गया, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने दोबारा से यूनाइट कर दिया। सो इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन द डेक्कन फॉर सम मुस्लिम, जो जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग की फाउंडेशन सेटअप की। इन लोगों ने ये सोचा कि अब हम सब लोग पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, कोई हिंदुओं के बारे में सोच रहा है, अब हम मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे। इनका मेन मोटिव था फॉर द वर्क फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स की कंडीशन उस टाइम बहुत ज्यादा, आज भी बहुत इलिटरेसी है, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। तो सो दे फोकस्ड ऑन द लिटरेसी ऑफ द मुस्लिम्स और उनकी जो कंडीशंस है उनको बाहर लेके आएंगे और उनकी कंडीशंस के लिए फाइट किया जाएगा। विद दिस व्यू द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। अब 1907 में स्प्लिट हो गया था कांग्रेस इनटू 2 पार्ट्स, दैट वाज मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। अब मॉडरेट्स क्या बोल रहे थे कि मॉडरेट्स इनके साथ नहीं रह सकते बिकॉज दे यूज फोर्स फॉर द थिंग्स, और रेडिकल्स को ये लग रहा था कि ये लोग हमेशा शांति शांति करते रहते, शांति से कुछ नहीं होता, वी विल हैव टू फाइट टू गेट द फ्रीडम। और फिर जब ये स्प्लिट हो गए, सो दे हैड द ब्रिटिशर्स अटैक्ड ऑन द रेडिकल्स, और उनको धीरे धीरे इनको चुन चुन के इनके ऊपर निशाना लगाने लगे और इनको अरेस्ट करने लगे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार भी दिया। सो इन 1915 फाइनली दोबारा से पूरे देश की आजादी के लिए इन लोगों ने दोबारा से रीयूनाइट मतलब दोबारा से एक साथ मिल गए, और अब ये आईएनसी दोबारा से पूर्ण आईएनसी दोबारा से पुरानी वाली आईएनसी बन गई, इसमें मॉडरेट्स भी हैं, रेडिकल्स भी हैं। 1919 में आते आते, अब 1915 के बाद 1919 आते आते बहुत सारे चेंजेस हुए, अब बहुत सारे रिवोल्ट स्टार्ट हो गए, मास मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो अब 1919 के बाद आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो प्राइजेस हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लिवी करती है। रेवेन्यू से क्या होता है, पीजेंट्स जो है, पीजेंट्स तो पहले ही बहुत बुरी कंडीशन में थे इंडिया में, तो पीजेंट्स की जो इनकम है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज होने के कारण उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा मिजरेबल हो गई, और प्राइसेस जो है कमोडिटीज़ के इंडिया में बहुत इंक्रीज हो गई, जिसके कारण पॉवर्टी भी इंक्रीज हो गई। ये नहीं था कि हर सेक्शन था, हर सेक्शन ही पॉवर्टी में जा रहा था, ऐसा नहीं था। सम सेक्शन वर फ्लरिशिंग इन इंडिया टू, दीज वर द इंडस्ट्रीज which were related to the warfares,
वॉर के जितनी भी चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, जैसे टैंक बनाने हैं, गन्स बनानी है, उनको बनाने के लिए आयरन चाहिए, तो आयरन इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर रही थी। जो जूट है, जूट की इंडस्ट्री, जो बैग्स होते हैं, जितनी भी सामान रखने वाली चीजें, वो सारी जूट से बनती थी। क्लॉथ, जो आर्मी वाले पर्सन है वो कपड़े पहनेंगे, उन कपड़ों को बनाने के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए थी, दैट वाज द क्लॉथ इंडस्ट्रीज। शूज, जो आर्मी वाले शूज पहनते हैं, उन शूज को बनाने के लिए भी लोग चाहिए थे। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी, दीज वर फ्लरिशिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी दौरान जो था, बहुत सारे, in 1917 there was a revolution in the Russia. News about the peasants and workers struggle and ideas of its socialism circulated widely and inspiring Indian nationalists. अब रशिया में जो सोशलिज्म का आइडिया है वो बहुत ज्यादा अब लोग एक्सेप्ट करने लगे थे, दैट नाउ वी वांट द सोशलिज्म। अब महात्मा गांधी जी इंडिया आने वाले थे, तो अब हम नाउ वी विल रीड अबाउट इन्वेंट ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया। सो इट इज इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन्हीं तरीके से जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था इसी एरिया टाइम के, इन 1915 में महात्मा गांधी केम टू इंडिया, और इन्होंने अपनी जो नॉन वायलेंट मार्च है वो रेसिस्ट, इन्होंने अपना बहुत बड़ा इन्होंने मार्च किया था इन द अफ्रीका, उसको बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद वो इंडिया में आए थे। इन्होंने फर्स्ट ईयर जो था क्या किया था, इन्होंने पूरे साल, पहले जो साल था, इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल करके गुजारा था, जिससे कि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान में कंडीशन क्या है, लोगों की कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे सब लोग सरवाइव करते हैं। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए इन्होंने पहले साल तो पूरे इंडिया में भ्रमण किया और घूम के देखा कि क्या यहाँ पे कंडीशन है लोगों की। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे इनके, फिर उसके बाद चंपारण एक जगह, आपने शायद इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें एक चैप्टर आता है, उसमें चंपारण के बारे में आते हैं कि अहमदाबाद वेयर ही केम इनटू अ कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद, जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल भी उन्हें मिले थे, राजेंद्र प्रसाद भी मिले थे, और अहमदाबाद में उन्होंने बहुत सारा मिल वर्क किया था, वर्कर के साथ स्ट्राइक की थी 1918 मिल वर्कर के साथ उन्होंने स्ट्राइक की थी। और अब हम 1919 से 1922 तक क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 1919 में रॉयलेट एक्ट आया था। रॉयलेट एक्ट क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एनीवन कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी गिवन ट्रायल, किसी ड्यू ट्रायल के बिना ही किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो इंडियन है तो। आपको पूछा भी नहीं जाएगा और आपको बताया भी नहीं जाएगा और आपको अरेस्ट करके अंदर बंद कर दिया जाएगा। ट्रायल का मतलब होता है कोई पूछताछ, कोई मजिस्ट्रेट के सामने आपकी कोई पेशी नहीं होगी, आपसे कुछ भी नहीं किया जाएगा। दैट वाज विदाउट ड्यू ट्रायल, किसी को भी अरेस्ट करके अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हार्म करता है ये रॉयलेट एक्ट, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट अपनी एजिटेशन शो की थी। तो दैट वाज अ रॉयलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह 1919 में गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट, और इसमें जो कि ब्रिटिशर्स ने अभी नया नया ही पास किया था। इसमें क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है उसको छीन लिया जाता है थ्रू दिस एक्ट। और क्या है, इसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट द पीपल्स बेसिक फ्रीडम, कि गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि हमें कभी भी बंद करके इम्प्रिजन में डाल दिया जाए, क्योंकि हमारा ये राइट है, हम कहीं पे भी घूमे कुछ भी करें, बट हम आपको कोई हार्म तो नहीं कर रहे। पर गवर्नमेंट ने ये राइट, ये लॉ निकाल के ये शो कर दिया था दैट नाउ दे वांटेड कि हमारी ही बात सुनी जाए, कोई भी जरा से भी किसी के ऊपर शक भी होगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने लोगों को कहा कि 6 अप्रैल 1919
1919 को डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन हम करेंगे 6 अप्रैल को। तो इस दिन उन्होंने नॉन वायलेंट जो अपोजिशन किया था टू द रॉलेट सत्याग्रह, और इसमें हड़ताल थी, प्रेयर्स किए गए थे। और इसी दिन, इसके कुछ दिन बाद, इट इज 6 अप्रैल, सो बैसाखी वाले दिन बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे थे? देवर द एट द जलियांवाला बाग। और वहां पे जनरल डायर ने उन लोगों, वहां पे 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में अपने लोगों को खड़ा कर दिया और वहां पे गन शूट शुरू कर दिया, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा हुआ कि जब वहां पे लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, बड़ी शांतिपूर्ण धरना, मतलब बैठ के वो सिर्फ भाषण दे रहे थे और वो सुन रहे थे। देयर वाज नो वायलेंट रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसके कारण लोगों को एजिटेशन था इसमें। आपकी बुक में दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है वो रिटर्न कर दिया था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज इट वॉज सच ए सिंफुल एक्ट। बहुत बुरी चीज थी, जो ब्रूटली किसी को भी मार देना विदाउट एनी रीजन। और फिर आगे आप इस बात को जस्टिफाई करते हो दैट दे ऑल वर सिटिंग टुगेदर जस्ट ऑल्दो दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद द पीपल। फिर भी इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मार दिया। इससे जो हिंदू और मुस्लिम थे वो सब एक हो गए, और अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एजिटेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Now we will do the one more agitation, that was खिलाफत movement। एक और तरीका आया from the other states, other countries। So the Khilafat issue was one such cause. In 1920s, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan। ये टर्की से आया था, it was not Indian। तो वहां पे उन लोगों ने सुल्तान को बोला जाता है खलीफा। और वहां पे जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्या किया कि वो लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं सुनेंगे। दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोग कहते हो। दैट इज खिलाफत मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये 2 ब्रदर्स थे। इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था, पर इनका साथ देने के लिए गांधी जी ने इसके साथ अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐड किया टू शो द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। आईएनसी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके सपोर्ट में अराइज किया था। और इन दोनों मूवमेंट को एक साथ चलाने का मेन मोटिव यही था, गांधी जी वांटेड टू शो द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। क्योंकि जलियांवाला बाग में मैसेकर के बाद लोग इतने गुस्से में थे दैट दे वांटेड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आउट ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज दे आर जस्ट थ्रोइंग गन बुलेट्स ऑन अस। वो सिर्फ हमें बंदूक गोलियों पे गोलियां मारते जा रहे थे और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे पीपल्स इनिशिएटिव। अभी तक तो हमने बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ा, इसने किया, इसने वो किया। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया। सिर्फ कुछ लोगों के करने से आजादी नहीं मिलती है। हमारी जो आजादी है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। आम लोगों के बलिदान गिने नहीं जाते, कुछ खास लोगों के ही बलिदान गिने जाते हैं। पर जब तक आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, खास लोग खास भी नहीं बनते। तो इन खास लोगों को खास बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इनिशिएट लिया था। सो पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने क्या किया,
अब लोगों ने क्या किया, द ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंट, इन केस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन, अब नॉन वायलेंस लोगों ने अपने अंदर अपना लिया। अब लोग पीपल स्टार्टेड देयर एजिटेशन नॉन वायलेंटली। नॉन वायलेंटली में क्या था, अब लोग किसी के साथ मारकाट नहीं करते थे। तो अलग अलग क्लास ग्रुप के लोग जो थे वो उन्होंने गांधी जी को अपने तरीके से, उनके जो उन्होंने नॉन वायलेंटली बोला, उन्होंने अपने अपने तरीके से उस चीज को प्रिडिक्ट करना शुरू किया। नॉन वायलेंटली कैसे है, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम उनकी जो लिकर शॉप है उसमें से सारे लिकर को पिकेट कर लेंगे, मतलब चुरा लूट लेंगे और फिर उनको तोड़ देंगे उनके सामने। हमने कुछ तो नहीं किया, उनके साथ कोई मारपीट नहीं की, कोई बुरा काम नहीं किया। लोगों ने बहुत सारे क्या किया कि कपड़ों को इकट्ठा किया और उनको बॉनफायर करके जला दिया, वो भी नॉन वायलेंट है। अब फॉरेस्ट सत्याग्रह लोगों ने चलाया। फॉरेस्ट सत्याग्रह कैसे चलाया, आपने ट्राइबल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बताया था कि फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है। फॉरेस्ट लॉ स्टेट्स दैट कि जो आम वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी गाय और भैंस को भी वहां नहीं चरा सकते। तो उन्होंने क्या किया, ट्राइबल फॉरेस्ट सत्याग्रह में क्या किया, उन्होंने ट्राइबल्स ने अपनी कैटल्स को छोड़ दिया इनटू फॉरेस्ट, ताकि वो वहां जाके चरती रहे। और इससे क्या है, उन्होंने कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया, बट दे लेफ्ट देयर कैटल्स इनटू द फॉरेस्ट। और इससे उनके जो रूल्स हैं, उनके लॉज हैं, उनको इन लोगों ने ब्रेक कर दिया। और अब धीरे धीरे लोगों को इतना विश्वास होने लगा गांधी पे कि अब उनको ये लगने लगा कि गांधी जी जो है उनकी टैक्सेस को भी कम करवा देंगे, उसके फॉरेस्ट रेगुलेशन जितने भी रूल्स हैं, फॉरेस्ट रूल्स हैं, वो सारे अबॉलिश हो जाएंगे और एक दिन हमारे यहाँ पे स्वराज भी आ जाएगा और गांधी राज भी बनेगा। अब in Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat movement. In Bengal too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. और पंजाब में अकाली एजिटेशन हुई थी, जिसमें सिक्स ने महंस को, जो ब्रिटिशर्स के महंस थे, करप्टेड महंस थे, उन सबको हटाकर उन्होंने जो गुरुद्वारा के जो मेन लोग थे उनको वहां पे अपॉइंट कर दिया था। अब धीरे धीरे जो था वो असम के टी गार्डन्स तक भी गया, जहाँ पे लेबर्स थे वो उन्होंने गांधी महाराज की जय कह के उन्होंने अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट कर दिया था। अब धीरे धीरे लोगों ने भगवान बना दिया महात्मा गांधी, तो नाउ दे स्टार्टेड प्रेजिंग द महात्मा गांधी एज द गॉड। अब वो अपने गांधी जी को भगवान बना के, बहुत सारे लोगों ने तो उनको जहाँ आरतियां गाई जाती हैं वहां पे भगवान का नाम लिया जाता है, उसकी जगह पे गांधी जी का नाम भी लेना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स को गांधी जी के नाम पे, जैसे अगर किसी ने सत्याग्रह किया है पूरे गांव ने, तो उसका एक लीडर है, उस लीडर ने अगर सत्याग्रह किया है तो वो अपनी, जब वो सत्याग्रह सक्सेसफुल हो जाएगा, उन लोगों को अगर मान लो कोई राइट्स मिल जाएंगे, तो वो अपने राइट्स को लेने की बजाय उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सारा अपनी जो क्रेडिट था, जितना भी वो चीज राइट्स को ले लिया, और जो क्रेडिट था वो सारा गांधी जी को, कि गांधी जी ने ये सब करवाया है, हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे आजकल हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि भगवान ने हमारे हाथ से करवाया, हम कुछ भी करने के लायक नहीं है। अब बहुत सारी जगह उत्तर प्रदेश में, जैसे इसमें आपकी बुक में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पीजेंट्स इवैक्यूएशन होता था। गायब कर देना लोगों को, उनकी जमीनें उनसे जबरन ले लेनी, उनको गायब कर देना, ये सारे काम किए जाते थे। तो ये इलीगल काम था। इसको भी, इसके लिए भी बहुत सारा बड़ा सत्याग्रह इन लोगों ने चलाया था और वो सक्सेसफुल हुआ था। एंड फाइनली दे गेव दिस होल क्रेडिट टू द गांधी जी, कि उनके कारण ये सत्याग्रह पूरा सक्सेसफुल हुआ है।
इन 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट्स हैपेंड। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण बहुत सारे लोग इकट्ठा होके अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे थे एट चौरी चौरा। और चौरी चौरा में क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने इन लोगों पे, ये फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, इनके ऊपर इन्होंने गोलियों से अटैक करना शुरू कर दिया। और इस अटैक के कारण यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन को जला दिया और बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जल के मर गए थे। तो ये वायलेंस हो गया जिसके कारण गांधी जी ने टेक बैक कर लिया था इस मूवमेंट को। यही एक मूवमेंट था which was taken back by the गांधी जी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वायलेंस विच अकर्ड इन द चौरी चौरा। और ये बहुत फार्मर्स की भी मिस्टेक नहीं कह सकते, और इट वॉज द मेनली होल सोली मिस्टेक ऑफ द पुलिस पीपल हु वर देयर इन द चौरी चौरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे चित्तरंजन दास। हु वाज चित्तरंजन दास? चित्तरंजन दास एक बहुत बड़े लॉयर थे जो कि, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करते थे इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत सारे मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब 1922 को जब इन्होंने अपना ये मूवमेंट वापस ले लिया, उसके बाद इनके पास ये बिल्कुल फ्री थी, INC वॉज वेरी फ्री। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहा कि अब हमें लोकल लेवल पे जाके लोगों तक पहुंचकर अब हमें काम करना चाहिए, लोगों के अंदर ये फीलिंग जगानी चाहिए दैट नाउ वी वांटेड द फ्रीडम। और कैसे फ्रीडम आएगा, ये सारी चीजें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद इसलिए 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मतलब लोग कोई भी बात नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आएगी उसको वो नहीं मानेंगे, कोई भी रूल्स है उसको वो नहीं मानेंगे, दैट वाज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ ड्यू टू दिस लोकल अप्रोच ऑफ INC ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। 8 साल उन्होंने लोगों तक काम किया। उसके बाद 1920s में RSS फॉर्म की गई थी। RSS वॉज फॉर्म विद द व्यू कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होनी चाहिए हमारी कंट्री में। अब 1930s से पहले बहुत सारा कुछ हुआ था जो हमने पढ़ना है अभी। आपकी बुक में बहुत सारी चीजें आगे पीछे करके बताई हैं, एक सीक्वेंस में नहीं है। आप 30 तक चले जाते हो फिर वापस आते हो। सो इन 1927 में एक साइमन नाम का कमीशन आया था, दैट वाज कॉल्ड द साइमन कमीशन। इट वाज द फर्स्ट कमीशन व्हिच वाज वेलकम्ड इन इंडिया विद द ब्लैक फ्लैग्स। इसको ब्लैक फ्लैग्स के साथ वेलकम किया गया था। 1927 में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें आज़ादी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, यही सोच, यही इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि साइमन कमीशन ये डिसाइड करने वाला था हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर, कि हमें आज़ादी देनी चाहिए। आर वी दैट मच कैपेबल? और डिसाइड करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। और उस पूरी कमिटी में मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिश के। मतलब हमारा देश, हमारी आजादी, एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर फ्रॉम इंडिया। और इसीलिए बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ सिंगल मेंबर इन दिस कमीशन, when this commission came in India, it was welcomed with black flag। और इसके अगेंस्ट बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे लोगों ने रैलीज निकाली और इसको बॉयकॉट किया गया और इसको इंग्लैंड से भेजा गया था और इसको वेलकम किया गया था विद द स्लोगन साइमन गो बैक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट आवर ग्रेट लीडर हु सेड दैट इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत तेज आवाज करनी पड़ती है। इट वॉज सेड बाय आवर लीडर भगत सिंह।
भगत सिंह वाज अ बहुत यंग लीडर थे और ये मेनली इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है विद द जलियांवाला बाग, जब वो अपने फादर के साथ वहां जाते हैं और वहां पे बहुत सारा ब्लडशेड देखते हैं एंड फाइनली ही डिसाइड्स कि हमें आज़ादी चाहिए इस ऐसी गवर्नमेंट से जो कि हमें मार के, हमसे पैसा लूट के और हमारे पे ही राज कर रहे हैं और हमारे पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। सो भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था। उससे पहले ही वॉज अ नेशनलिस्ट और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और बहुत सारे जो थे वो देवर द रेडिकल। भगत सिंह जो थे रेडिकल थे, उनको बातें करने वाली पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी एंड ही वॉज ऑफ द व्यू कि हमें अब आज़ादी चाहिए तो हमें लेनी ही होगी। और उसके लिए इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी, दैट वाज द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1928 में फिरोज शाह कोटला में, जो दिल्ली में है। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों ने क्या किया था, सौंदर को मार दिया गया था, जिसने कि लाला लाजपत राय की हत्या की थी। सौंदर वॉज अ ब्रिटिशर अगर आपको पता हो, लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। वो बहुत शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट था जिसमें कि उनको लाठी चार्ज के दौरान उनके सिर पे ज़्यादा जोर से लाठियां लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी 2-4 दिन के बाद। और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, इन तीनों ने मिलकर ऑन 17 दिसंबर 1928 इसको, सौंदर को असैसिनेट कर दिया था इन लोगों ने वहां पे। और इसमें 19 और 18 अप्रैल 1929 में इन्होंने बॉम्ब फेंका था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस बॉम्ब का मेन इनका मोटिव यही था कि जो ब्रिटिशर्स है, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस, दे आर नॉट गिविंग अस द फ्रीडम। ये हमें आज़ादी नहीं दे रही, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो अब ये बहरे हैं, इन बहरों को सुनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें एक इनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनानी पड़ेगी। धीरे वाली आवाज़ इन्हें नहीं सुनती, इसलिए वो पैम्फलेट्स भी फेंक रहे थे और बॉम्ब भी उन्होंने वहां पे थ्रो किया था। इनके साथ थे BK दत्त। दिस इज द पॉइंट टू रिमेम्बर कि बॉम्ब फेंकने में ना ही सुखदेव ना ही राजगुरु, इन दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए BK दत्त को बाद में रिहा कर दिया गया था, बट जो असैसिनेट किए गए थे दे वर द भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। और इन तीनों को इसीलिए ही असैसिनेट किया गया था ड्यू टू द मर्डर ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। मैं कल फिर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। तो बेटा मुझे बहुत छोटी वीडियो बनानी पड़ेगी, आपकी हर पॉइंट मैं कवर नहीं कर सकती। यू विल हैव टू रीड द चैप्टर। आई कैन मेक इट ईजी राइट नाउ। फ्रॉम नेक्स्ट session, from April onward, I'll make the video of history of class 7, 8, 9, 10 and 11 and 12. Only history part only. Rest all thing will not be involved in it. So, the march at Dandi, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं। तो डांडी मार्च को डांडी मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साबरमती से लेके डांडी तक मार्च किया गया था फॉर द सॉल्ट। ये सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ एक लॉ था जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि
ओनली ब्रिटिशर्स कैन प्रोड्यूस द सॉल्ट, और ब्रिटिशर्स की कंपनियों के अलावा कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ना ही आप समुद्र में से पानी लाके उसको गर्म करके सॉल्ट बना सकते, आप किसी तरह से और सॉल्ट नहीं बना सकते। और ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे जो टैक्स था दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड मेनी टाइम, जिसके कारण जो पुअर पीपल थे, जो गरीब थे, दे कैन नॉट अफोर्ड द सॉल्ट। तो अब गांधी जी ने और बाकी लोगों ने क्या कहा कि सॉल्ट तो बेसिक नीड है, ये तो गरीब को भी जरूरत है और अमीर को भी, तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना इज वेरी सिंफुल एक्ट और ये बहुत गलत चीज है, यू शुड नॉट डू दिस। इसके लिए गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक मार्च किया था, इसमें बहुत सारे लोग इनके साथ थे, इसको सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। और इसमें इन्होंने कहा था कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, हर किसी को इस चीज की जरूरत है। और इसमें जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने वहां जाके पहले तो मुट्ठी भर के नमक इकट्ठा किया, उसके बाद समुद्र में से पानी नहीं लिया, उसको उबाला और फिर नमक बनाया। और ये मार्च 240 माइल्स तक लंबा था। अब नाउ तो ये था हमारा सॉल्ट मार्च। नेक्स्ट इज अंबाबाई। शी इज फ्रॉम कर्नाटका। ये बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी और उसी टाइम पे थोड़े टाइम के बाद वो विडो हो गई थी। और इस यंग एज में जब वो विडो हो गई, शी डिड नॉट हैव एनी, कोई भी उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था पाने के लिए, तो वो बहुत यूजलेस, अपनी जिंदगी को बहुत यूजलेस समझती थी। बट फाइनली विद द कमिंग ऑफ नॉन वायलेंस, तो उनको अपनी लाइफ में कोई एक लक्ष्य दिखाई दिया दैट आई विल हैव टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। और अब उन्होंने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इनकी 12 साल में इनकी शादी हो गई थी और फिर उसके बाद इनको इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर इनको एक विडो की लाइफ इन्होंने जी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी, इन्होंने पिकेट भी की बहुत सारे शॉप को, पिकेट मतलब होता है लूटना, बहुत सारे शॉप को इन्होंने लूटा भी। और उन्होंने लोगों को स्पिनिंग, जब वो जेल भी गई, प्रिजन में उनको प्रिजन भी कर दिया गया। और जब वो जेल में गई तो वहां पे उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को पढ़ाया भी, लोगों को शिक्षित भी किया। और प्रिजन के टर्म में उन्होंने लोगों को स्पीचेस भी दी, लोगों को स्पिनिंग भी सिखाई और प्रभात फेरी भी उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज की, जिससे कि लोगों को पता चले। और वो उनको ये लगता था कि दीज डेज जो भी हमने प्रिजन में दिन बिताए हैं, दीज आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, इनका ये कहना था। क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई भी लक्ष्य नहीं था, अब मेरे पास बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मुझे अपने देश की आज़ादी के लिए फाइट करना है। अब हम सरोजनी नायडू के बारे में अगर हम पढ़ें तो सरोजनी नायडू वॉज द मेन पार्ट। बहुत सारे उन्होंने गांधी जी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट मार्च में इस टाइम वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी तो गांधी जी ने मना कर दिया था एट फर्स्ट, और फिर बहुत ज़्यादा उनको समझाने के बाद उन्होंने मान लिया। और फाइनली जब वो उनके साथ थी तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन द सॉल्ट मार्च। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस की एजिटेशन बढ़ती जा रही थी एंड नाउ वी वांटेड दैट ब्रिटिशर्स मस्ट लीव द कंट्री। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो बहुत बड़ा नारा सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स को बार बार कह रहे थे कि हमें आज़ादी दो, तो वो हमेशा एक बहाना कि वही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी अगली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी उन्होंने यही किया और बाद में उन्होंने चीट कर दिया जाए। तो अब उन्होंने फाइनली लोगों को कह दिया कि अभी डू और डाई का मामला है, वील हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम।
और अगर अभी मिल गया तो मिल गया, इसके बाद हमें आज़ादी का मौका नहीं मिलेगा। सो इट स्पेशली अट्रैक्टेड द पीजेंट्स एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अब बहुत सारे फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सेवर रिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को दबा दिया, मतलब मुंह बंद कर देना, दबा देना, किसी तरह से उनको रिप्रेस कर देना। 1943 में 90,000 people were arrested and around 1,000 killed the police firing. In many areas, order were given to machine gun crowds from the airplane. आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हो। मैंने जब क्लास में भी पढ़ाया था और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला था कि अगर आज की सिचुएशन में आप किसी पे एक गोली चला दो, कोई पुलिस वाला गलती से भी चल जाए, तो इट बिकम सच अ बिग न्यूज़। और उस टाइम पे ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, आपको सिर्फ ये दिखता है 1,000 पीपल किल्ड इन पुलिस फायरिंग। ये 1,000 के पीछे 2 0 और लगा दी जाए तो इतने लोग उस टाइम मरे ही होंगे। और आप इसके आगे जो लाइन लिखी है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप एयरप्लेन पे मशीन गन रखिए और फिर लोगों पे फायरिंग करिए, तो सोचो कितने लोग और इन्होंने मारे होंगे। सो इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आज़ादी है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो आज़ादी ईजिली नहीं मिलती। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को उस टाइम पे खोया होगा, या जिसके घर में से कोई चला गया है। आज भी हम आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ बैठे हैं वो भी फाइट कर रहे हैं। सो लेट अस कम ऑन द टॉपिक टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। 1940s आते आते अब मुस्लिम लीग का अलग रास्ता हो गया और आईएनसी का अलग। मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से हुई कि जो अपने आप को उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें अलग से नेशन लेना। 1930 से उन लोगों ने अपने आप को अलग नेशन, मुस्लिम नेशन लेने के बारे में सोचा, क्योंकि इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ इंटेंशन। अब 1920s से लेकर 1930s के बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत सारी एजिटेशन हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो थे दे वर अगेंस्ट दिस व्यू कि हिंदू और मुस्लिम की को एक साथ आज़ाद हो जाना चाहिए। बट बहुत सारे लोग थे, आपने अगर सुना हो मोहम्मद आज़ाद जो थे, उनको भी वो इसके खिलाफ थे कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद गफर खान जो थे, वो भी बहुत सारे लोग थे जो ये नहीं मानते थे कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। 1937 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि आईएनसी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत गई थी। आईएनसी को इतना ज़्यादा मार्जिन मिला था कि वो खुद भी ये मतलब मान नहीं पा रहे थे कि हमें इतनी ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीत जाएंगे। बट जो मुस्लिम लीग थी वो सिर्फ मुस्लिम जो उनकी सीट्स फिक्स कर रखी थी उसी में ही वो जीत पाए थे। अब इससे क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर यहाँ पे इस प्रोविंसी में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। बट आईएनसी रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। अब ये प्रपोजल रिजेक्ट होने से मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि ये लोग हमारे फेवर में नहीं है, जबकि आईएनसी ने ये कहा that we can fight for the right of Muslims. We do not want a separate community to be formed for the Muslim. उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम्स के राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं, हमें कोई सेपरेट कम्युनिटी नहीं चाहिए। बट इसमें मुस्लिम लीग को ये लगा कि ये मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इसके कारण ही ये अलग जो डिवीजन थी ये बन गई थी। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. और 1940s में जब ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स जो जेल में थे, तो 1940s में मुस्लिम लीग की जो पब्लिसिटी है इट इंक्रीज्ड अमंग द मुस्लिम्स। इससे पहले मुस्लिम्स जो थे वो आईएनसी के साथ थे। और 1945 the British opened the notion between the Congress, the League and themselves for the independence in India. The talks failed
बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि नहीं ये यूनाइट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। फाइनली इन 1946 ये मान लिया गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, नाउ वी विल हैव टू बी अ सेपरेट नेशंस इनटू टू पार्ट। और 1947 में it divided into two. Pakistan was also the two parts, East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan आज जो आपका बांग्लादेश है, that was East Pakistan. West Pakistan जो आज पाकिस्तान है, and the rest part was India. So I hope you all have understood the chapter. If in any case any doubts, you can write in the comment box. I am waiting for your replies, and soon along with this video I'll post the video of chapter number 10 also. So keep watching my videos, and for the reviews you can write in the comment box. For more videos also you can write which chapter video you want. I can make the videos on that chapter also. If you want a special chapter, you can write in the comment box, and I'm waiting for your reviews. Thank you. Bye bye to all from my side.